क्लास 8 तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 राजनीतिक विज्ञान का पाठ 1 और चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आता है, किस लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यानी कि कोई भी जो लोकतांत्रिक देश होता है, जिस देश में लोकतंत्र होता है, उसको संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे संविधान की ज़रूरत। आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे, फिर आप पॉइंट 1 करके लिखेंगे, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक क्या करते हैं, अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी कि ये क्या करता है, ये कुछ इस तरह के आधार हमें प्रदान करता है जिससे कि उसके अंदर जो रहने वाले देशवासी हैं वो क्या कर सकें, अपने अनुसार अब जो वो सपना करते हैं, यानी कि जिस तरह से उनके देश को होना चाहिए उस तरह से वो उसकी रचना कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरे पॉइंट में है, यह ऐसा नियम निश्चित करता है जिसके द्वारा शासकों के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। यानी कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो शासक होते हैं उनको अगर वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो लोकतंत्र के अंदर वो क्या होता है, उसको हम बचा सकते हैं। यानी कि लोकतंत्र के अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं, दुरुपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा है, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रयोग न कर सके। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है और दूसरा कॉलम है कहाँ का, नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान में से लिया गया है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, नेपाल ने इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई पड़ता है, दिखाई देता है हमको। इस बात को ध्यान में रखते हुए है, क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है और क्यों। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं, नेपाल को एक नए संविधान की आवश्यकता। 1990 के संविधान में कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित हैं, जबकि 2007 में अंतरिम संविधान में सत्ता की कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दो है, यहाँ पर हाँ, नेपाल को नए संविधान की ज़रूरत है क्योंकि 1990 के संविधान में वे आदर्श निहित नहीं हैं जो नेपाल की जनता चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 3 है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता। यानी कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनकी शक्ति पर अगर हम अंकुश नहीं लगाते, यानी कि पाबंदियां नहीं लगाते, तो क्या होता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर शक्ति पर कोई अंकुश न हो तो यहाँ पर होगा पहला ऑप्शन, निर्वाचित प्रतिनिधि शक्तियों का दुरुपयोग करते तथा अपनी मनमानी करते। यानी कि जो प्रतिनिधि हमने चुने हैं वो क्या करते हैं, अपनी सत्ता का यानी कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते तथा मनमानी करते। वे किसी को भी डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश करते और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते। यानी कि वो लोगों को डराते, धमकाते, उनसे काम कराते। और अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी संख्या क्या होती है, जिस समुदाय की संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। वे अपनी निर्णय जनता पर जबरदस्ती थोपते, जिस कारण से नागरिक अपने अधिकारों व स्वतंत्रताओं का उपयोग नहीं कर पाते। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है। इस स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक एक कारण बताइए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, क है यहाँ पर, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो क का उत्तर होगा महिलाएं अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि 30 क्या है, 30 तो टोटल टीचर है, उसके अंदर फीमेल और मेल्स दोनों है, लेकिन उसमें से 20 क्या है, मेल है यानी कि पुरुष हैं। तो 10 कितनी होगी, महिलाएं होंगी, और इसमें से कम कौन है, महिलाएं हैं। तो यहाँ पर होगा अल्पसंख्यक महिलाएं हैं। महिलाओं के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भी पुरुषों के बराबर योग्यता रखती हैं एवं स्कूलों में पुरुषों के बराबर ही भूमिका निभाती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर ख है, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म के मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो यहाँ पर होगा बौद्ध अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का पालन किया गया है, इसलिए प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर ग है, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं मांसाहारी इसमें क्या है, अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर घ क्या है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। तो 10 कैसे परिवारों से होंगे,
यहाँ पर आप देख सकते हैं गरीब परिवारों से, तो गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि प्रतिभा का विकास हो सके। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है और दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सम्मानों सामने 2 वाक्यों में लिखे गए आपकी राय में यह आप आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाईं तरफ क्या दिए हैं, संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और संसदीय शासन पद्धति। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर पहले में आप लिखेंगे संघवाद में 3 स्तर की सरकार होती है तथा तीनों स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं, यानी कि जो उनके अधिकार क्षेत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर दूसरे में आपके पास शक्तियों का बंटवारा, तो सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि कोई अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर चौथा है, तीसरा यहाँ पर मौलिक अधिकार। तो आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए दिए गए हैं। चौथा है यहाँ पर, चौथा हम देख लेते हैं, चौथा है संसदीय शासन पद्धति। तो यहाँ पर हम देखते हैं संसदीय शासन पद्धति के अंदर देश के सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है, इसीलिए तो आप जानते हैं वोटिंग होती है यानी कि मतदान होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 6 है, इस नक्शे में निम्नलिखित देशों पर रंग भरिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको मैप दिया गया है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, भारत को लाल रंग भरें, नेपाल को यहाँ पर आपको हरा रंग भरना है और बांग्लादेश को आपने पीला रंग भरना है। तो ये रंग तो आप स्वयं भरेंगे अपनी कॉपी में, मैं आपको बता देता हूँ। आप जानते होंगे भारत कौन सा है, भारत आप सभी को पता होगा भारत कौन सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत, ये जितना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से इतना और यहाँ पे ये, फिर नीचे आपका श्रीलंका आ जाता है, इसको आप कलर नहीं करेंगे, इतना और इधर से आपका ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भूटान आ जाता है, छोटा सा पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एरिया में ये आपका भूटान आ जाता है, इसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद इसे भी आप छोड़ देंगे, यह आपका नेपाल। तो आप यहाँ से लेते हुए नीचे से और ये आपका साथ में आएगा सिक्किम में अंगूठे की तरह। उसके बाद ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, भारत। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्या दिया गया है, नेपाल को हरा रंग से भरें। अब नेपाल में अभी आपको बताया था, अभी मैंने आपको, नेपाल कौन सा है, ये है नेपाल। जो आप ये एरिया देख रहे हैं इसको आपको लाल रंग से भरना है यानी कि नेपाल को। उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश को पीले रंग से भरें। तो बांग्लादेश आप सभी जानते हैं कहाँ है, बांग्लादेश ये रहा आपका बांग्लादेश, यानी कि इसको आपको क्या भरना है, इसको आपको पीले रंग से भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बांग्लादेश को पीले रंग से भरें। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं और आप क्लास 8th हिंदी या फिर किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस वीडियो देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ पर आपको प्लेलिस्टें मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट्स की वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहाँ पर से जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।